पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी ड्रामे में आज बड़ा दिन है। सीएम अमरिंदर सिंह दिल्ली में पार्टी पैनल से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष और नवजोत सिंह सिद्धू समेत करीब 2 दर्जन विधायक पैनल से मुलाकात कर चुके हैं। बागियों ने अपनी ही सरकार पर जनता से वादा खिलाफी के संगीन आरोप मढ़े हैं। पार्टी में स्फूट को लेकर आला कमान ने 3 नेताओं का एक पैनल बनाया है जो सोमवार से बागी नेताओं से बातचीत कर रहा है। अमरिंदर सिंह के दिल्ली आने से पहले कल तक आपके 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के पैनल के सामने अमरिंदर सिंह पहुंच चुके हैं। ये कलह अब भी जारी है, लेकिन इस बीच लगातार कवायद तेज भी है कि कैसे इसे जल्द से जल्द निपटाया जा सके। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सोमवार से ही सुनवाई चल रही है और लगातार जो मीनाक्षी गतिविधियां हैं वो कांग्रेस आला कमान से लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के शामिल होने तक इस बात की भी लगातार कोशिश की जा रही है कि ये जो कलह है ये बाहर तक ना पहुंचे, अंदर ही मामला सुलझा लिया जाए। सर, लबोलुबाब क्या निकल पा रहा है, क्या लग रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो सब यही कह रहे हैं कि डिफरेंसेस बहुत हैं पंजाब के अंदर। देखिए, यही डिफरेंसेस को हम लोग नैरो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है एक यूनाइटेड फेस के साथ 2022 के चुनाव में जाए। तो कोई नेतृत्व परिवर्तन की भी गुंजाइश है क्या? कुछ लोगों ने क्या इस तरीके की मांग करी होगी? नहीं, ऐसे ही देखिए बहुत सारी बातें होती है पार्टी के अंदर जो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, बड़े बहुमूल्य सुझाव दिए। जब एक कमेटी बनी थी तो हमें सबसे बात करनी थी। हमने सबको बुला के बड़े आराम से तसल्ली से बात की, उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, और आगे चुनाव में हमें जाना है तो कैसे जाना चाहिए। तो वो हमने अपना डिटेल लिखी है, उसकी जो भी हल निकाले हाईकमान। और इस वक्त और जानकारी के साथ आनंद पटेल हमारे साथ मौजूद है। आनंद, जिस तरह से पंजाब में ये कलह इस वक्त चल रही है, ये एक मुश्किल की घड़ी यकीनन, लेकिन आज अहम बैठक कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी के बीच भी होने वाली है। क्या डेवलपमेंट्स आज के दिन में रह सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर के बीच मुलाकात का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। आज क्लाइमैक्स है, जो शांति प्रक्रिया, जो सुलह की कोशिश चल रही थी पिछले 3 दिनों से, उसका कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ 15 GRG जो वॉर रूम है कांग्रेस पार्टी के, यहाँ पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जो 3 सदस्य हैं कमेटी के वो भी पहुंच चुके हैं। पिछले 3 दिन के दौरान करीब 75 MLAs के साथ इस कमेटी ने बातचीत की है। MPs जो 8 लोकसभा के हैं, 2 राज्यसभा के, उनसे बात की है और एक खाका तैयार किया है, क्या दिक्कतें क्या शिकायतें हैं जो कैप्टन विरोधी खेमा है उसकी। जो 3 मुख्य बातें वो ये कि नौकरशाही पंजाब में हावी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह मिल नहीं पाते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे, जो प्रॉमिसेस किए गए थे चुनाव से पहले वो पूरे नहीं हुए हैं, और साथ ही साथ जो बरगाड़ी कांड था 2015 का, उसमें जो दोषी हैं उनको अभी तक उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया है। तो इन तीनों शिकायतों का एक खाका तैयार किया गया है और वो कैप्टन के सामने रखा जाएगा। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह नेतृत्व को आश्वस्त कर पाते हैं कि वही सही उम्मीदवार हैं पार्टी को 2022 के चुनाव में ले जाने के लिए, और वही एकमात्र नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं। लेकिन चुनौतियां बहुत है नेतृत्व के सामने। जिस तरीके से एक एक करके उनके MLAs और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, नवजोत सिंह सिद्धू ने खिलाफत की है, उनकी मुखालफत की है, वो बहुत बड़ा सबब है मुसीबत का हाईकमान के लिए। देखना होगा कैसे इन दोनों पक्षों को सुलह करा करके पार्टी चुनाव में जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को कुछ दिनों के लिए थोड़ी राहत की सांस लेने का मौका मिल गया है। डोमिनिका के हाईकोर्ट में मेहुल चौकसी की प्रत्यर्पण केस की सुनवाई करीब 1 महीने के लिए टल गई है। हालांकि अगली तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। भारत की जेल को अभी मेहुल चौकसी के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। वजह यह है कि डोमिनिका हाईकोर्ट में मेहुल चौकसी प्रत्यर्पण केस की सुनवाई टल गई है। 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले का फरार आरोपी मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश तो जारी है, लेकिन अब फासला कुछ दिन और बढ़ गया है। भगोड़े मेहुल चौकसी केस की कल लगातार दूसरे दिन डोमिनिका हाईकोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन बहस शुरू होने के करीब 1 घंटे के बाद ही
इसे अगली तारीख के लिए टाल दिया गया। मेहुल चोकसी प्रत्यर्पण केस की सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 1 जुलाई के आसपास किसी दिन बहस फिर से शुरू हो सकती है। डोमिनिका हाईकोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष आपस में तय करें कि केस की अगली सुनवाई किस दिन शुरू करनी है। मतलब साफ है कि मेहुल चोकसी तब तक डोमिनिका में ही रहेगा और भारत को उसे वापस लाने की कोशिश में कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। 13,000 करोड़ की रकम डकार कर देश से फरार आरोपी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण में वक्त बेशक बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि भारत के हर भगोड़े को पकड़कर वापस लाने की कोशिश में रत्ती भर की कमी नहीं आने वाली है। Steadfast in its efforts to ensure that fugitives are brought back to India to face justice. Regarding the specific case of Mehul Choksi, we understand that he is currently in the custody of Dominican authorities and certain legal proceedings are underway. We will continue to make all efforts to ensure that he is brought back to India. हालांकि मेहुल चोकसी को सुनवाई के पहले दिन ही बड़ा झटका लगा था, जब डोमिनिका सरकार ने कोर्ट में कहा था कि मेहुल की याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है और उसे भारत के लिए डिपोर्ट किया जाए। देश के वरिष्ठ वकील भी मानते हैं कि मेहुल चोकसी की दलील में दम नहीं है। फैसला जब भी आए उसके खिलाफ ही आएगा। डोमिनिका का कोर्ट ये नहीं सवाल पूछे, ये नहीं, उसके जवाब ये नहीं देगी कि क्या जो चोकसी कह रहा है उसे भगा के लेके आए, किडनैप के एब्डक्ट किया है। इस पे कोई डोमिनिका कोर्ट ध्यान नहीं देगा। डोमिनिका कोर्ट अगर ये नतीजे पे पहुंची उसकी लीगल एंट्री है तो फिर उसका क्या किया जाए, यहां डिप्लोमेटिक चैनल वर्कआउट करते हैं। और इसलिए डोमिनिका के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कह दिया है कि अगर उसकी एंट्री इलीगल है तो उसे भारत सौंपा जाए। फिलहाल अब इंतजार अगली तारीख का है, जिसमें 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी के भारत प्रत्यर्पण पर डोमिनिका कोर्ट की अंतिम और निर्णायक मुहर लगेगी, क्योंकि मेहुल चोकसी का बचना अब मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दिल्ली से मुनीश चंद पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। डोमिनिका में मेहुल चोकसी को भारत भेजने की पैरवी करने के लिए भारत की ओर से विशेष टीम विमान से दिल्ली से डोमिनिका पहुंच चुकी है। कतर एयरवेज की विशेष सेवा का ये विमान कई अहम ग्लोबल इवेंट्स के दौरान अपनी सेवाएं दे चुका है। विमान के फ्लाइट डेटा को ट्रैक कर आज तक ने आपके लिए विमान के दिलचस्प संयोगों पर यह खास रिपोर्ट बनाई है। एक खास विमान एक खास मिशन पर। The Indian government has sent certain documentation from the courts in India to confirm that, Mr. Choksi is indeed a fugitive. डोमिनिका में मेहुल चोकसी पकड़ा गया है। पीएनबी फ्रॉड केस के इस आरोपी को भारत लाने की मुहिम में भारत जुटा हुआ है। कैरेबियाई देश डोमिनिका से लाकर उसको भारत के कानून का सामना कराने की भारत की कोशिशों में एक खास विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी है, जो पिछले हफ्ते डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पहुंचा है। कतर एग्जीक्यूटिव का ये बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 चार्टर है। ये उस विमान कंपनी का जेट है जो दुनिया भर के टॉप एग्जीक्यूटिव, पॉलिसी मेकर और हॉलीवुड स्टार्स को दुनिया की सैर कराने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। मॉन्ट्रियल स्थित बॉम्बार्डियर कंपनी के बनाए ये वो ग्लोबल जेट्स हैं जो एक बार में अधिकतम 9,630 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। इन विमानों में खास डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक की सुविधाएं होती हैं। जो बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 एयरक्राफ्ट है, इट्स अ जेट इंजन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉम्बार्डियर। ये एक कैनेडियन मैन्युफैक्चरर है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर लगभग 12 से 14 सीट्स कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर इट इज़ अवेलेबल एंड इट्स अ लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट। सो यहाँ से लंदन नॉन स्टॉप कर सकता है और सिंगापुर नॉन स्टॉप कर सकता है। So basically, it can fly up to 11 hours non-stop, somewhere around 5,000 nautical mile ये कर सकता है। And
very reliable machine, very efficient machine, और it is loved by both passengers as well as crew. और crew के लिए crew rest area available है, 2 laboratories available हैं, 3 zone compartments हैं. आज तक ने पिछले हफ्ते दिल्ली से डोमिनिका पहुंचे बॉम्बार्डियर के विमान का रेडार डेटा जांचा। इससे पता चलता है कि यही खास विमान कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के वक्त सेवा में लगाया जाता है। जरा देखें कि कैसे यही प्राइवेट जेट माले में बम धमाके के 2 दिन बाद पहुंचा। बम धमाके में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नदीश घायल हुए थे। फ्लाइट डेटा बता रहा है कि यही एयरक्राफ्ट 11 मई को काठमांडू पहुंचा था। ये नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विश्वास मत हारने के ठीक 1 दिन बाद की तारीख थी। यही जेट मॉस्को में 11 मई से 13 मई के बीच देखा गया था। इसी विमान ने 12 मई को यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस के रूस दौरे के समय वहां की उड़ान भरी थी। फ्लाइट डेटा से पता चलता है कि यही विमान 21 मई से 25 मई तक जिनेवा में था। ये तब का समय था जब WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इस स्विस शहर में वर्चुअल सेशन कर रही थी। इसी दौरान 24 मई को अमेरिका और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली उच्च स्तरीय बैठक जिनेवा में हुई थी। मेहुल चोकसी को डोमिनिका से भारत लाने के लिए भेजे गए इस खास प्लेन के साथ कई बड़ी घटनाएं जुड़ी। क्या विमान के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो पाएगी? अंकित कुमार, दिल्ली, आज तक। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के केस में अब मिस्ट्री गर्ल से पूछताछ होने जा रही है। ये वही लड़की है जिसने फरारी के दौरान सुशील कुमार को स्कूटी मुहैया कराई थी। पुलिस हैरान है कि स्कूटी वाली लड़की ने इनामी आरोपी को स्कूटी कैसे दे दी। अब दिल्ली पुलिस उससे सुशील के राज उगलवाना चाहती है। अब स्कूटी वाली लड़की से पूछताछ। सुशील का राज खोलेगी स्कूटी वाली। 1 लाख के इनामी आरोपी से क्या कनेक्शन? छत्रसाल स्टेडियम हत्या केस में अब स्कूटी वाली लड़की सुशील कुमार की पोल खोलेगी। दिल्ली पुलिस ने 23 मई स्कूटी के साथ सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था। तब से स्कूटी पुलिस के कब्जे में है। अब पुलिस स्कूटी वाली से जवाब तलब करेगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल जानना चाहेगी कि आखिर सुशील कुमार से उसका क्या रिश्ता है। उसने क्यों 1 लाख के इनामी आरोपी की मदद की? सागर धनखड़ हत्याकांड के मामले में सुशील कुमार 10 दिनों तक क्राइम ब्रांच की रिमांड पे रहा, लेकिन पुलिस न तो मोबाइल फोन बरामद कर सकी, न सुशील पहलवान के उन कपड़ों को बरामद कर सकी जो उस दिन सुशील पहलवान ने पहना था, और न ही उनके घर का DVR। ऐसे में अब पुलिस की निगाह उस लड़की की तरफ है जिसने सुशील कुमार को स्कूटी दी थी। अब देखना यह होगा कि उससे पूछताछ के बाद पुलिस को इस मामले में क्या मदद मिल सकेगी। सूत्रों के मुताबिक स्कूटी वाली लड़की दिल्ली के हरिनगर इलाके की रहने वाली है। एक स्टूडेंट है, हैंडबॉल खिलाड़ी है। 23 मई को सुशील कुमार ने उसके घर जाकर स्कूटी ली और फिर अपने साथी अजय को लेकर किसी से पैसे मांगने निकला था। तभी वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में सुशील ने स्कूटी की मालिक के बारे में पुलिस को बताया। सूत्रों के मुताबिक सुशील ने कहा कि वो बिना फोन किए अचानक लड़की के घर पहुंचा और थोड़ी देर के लिए स्कूटी लिया। लड़की के सागर राणा हत्या केस से कोई लेना देना नहीं है। क्राइम ब्रांच अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि जिस लड़की ने सुशील कुमार को स्कूटी दी, उसकी सुशील कुमार से कब से पहचान है, और सुशील कुमार ने क्या उससे पहले इस लड़की से बातचीत भी की थी, या जैसे कि जानकारी मिल रही है अचानक से सुशील कुमार उस लड़की के घर पहुंच गए और उन्होंने स्कूटी ले ली। पुलिस का कहना है कि इस मामले में तब तक तस्वीरें साफ नहीं होंगी जब तक कि सभी किरदारों से पूछताछ नहीं हो जाती।
सुशील जिस अंदाज में 18 दिनों तक देश की सबसे स्मार्ट माने जाने वाली दिल्ली पुलिस को चकमा देता रहा, उससे पुलिस को सुशील पर भरोसा नहीं हो रहा है। सुशील ने फरारी के दौरान 18 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। अब तक उसका मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हुआ है। अब तक वो कपड़े भी नहीं मिले हैं जो वारदात के वक्त वो पहना था। पुलिस के पास सुशील के खिलाफ सबूत के नाम पर मोबाइल वीडियो है जिसमें सागर राणा की पिटाई हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस उन सभी एंगल पर काम कर रही है जिससे सुशील के खिलाफ और सबूत जुटाया जा सके। स्कूटी वाली लड़की से पूछताछ भी इसी की एक कड़ी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अब वैक्सीन के नाम पर किस तरह से लोग भाग रहे हैं ये आपको दिखा देते हैं। प्रशासन मस्जिद से वैक्सीन लेने की अपील करवा रहा है तो कम्युनिटी रेडियो भी दिन भर यही अनाउंस कर रहा है, वैक्सीन से नहीं कोरोना से खतरा है। अफवाहों पर ध्यान ना दें और अफवाहों से बचें और वैक्सीनेशन के मुताबिक अपना आप को आगे बढ़ाएं। और यहाँ वैक्सीन के लिए मस्जिद से अनाउंसमेंट होती है। वैक्सीन लगाने के लिए खुद भी उत्साह हो और अपने घर वालों को भी आगे बढ़ाएं, हर एक वैक्सीन लगवाएं। ये मेरी सारे मुसलमानों से अपील है। यहाँ वैक्सीन लगाने के लिए कम्युनिटी रेडियो से दिन भर अपील की जाती है। काफी सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जो वैक्सीन लगवा कर हमें कॉल कर रहे हैं कि मैंने ये वैक्सीन लगवाया है और ये बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, मुझे इससे कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन फिर भी नतीजा सिफर है। लोग बाग मर रहे हैं जैसे कोरोना से, तो ये सबकी यही है कि यही डाउट है कि हॉस्पिटल में ले जाके लोगों को सुई लगा के मार रहे हैं। ना लगवाए। क्यों? हमारे कोरोना ही ना, हम कहीं लगवाएं। मुस्लिम एरिया है तो उन्होंने थोड़ा भ्रम फैला हुआ है। क्या भ्रम है? यही कि कोई बीमार हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। अब पढ़े लिखे तो सब समझ रहे हैं और अनपढ़ लोग नु कह रहे हैं जन कहा होएगो या सुतो बुखार चढ़ रहा है मरेंगे। ये हाल है राजधानी दिल्ली से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह का, जहां वैक्सीन के नाम पर अजीब सा डर है। यहाँ लोगों को कोरोना से नहीं वैक्सीन से डर लगता है। वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन लगाना ना लगाओ यार। क्यों? हालात ये है कि वैक्सीन का नाम सुनकर लोग भागने लगते हैं। नूह में वैक्सीनेशन दर हरियाणा में सबसे कम है। पास के जिले गुरुग्राम से तुलना करें तो 16 जनवरी से 31 मई तक गुरुग्राम में जहां 6,75,000 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं, वहीं नूह में सिर्फ 75,000 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई। कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वैक्सीन करना। हरियाणा के नूह में ये बात नहीं दिखाई पड़ रही है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम दिखाई पड़ रही है। लोगों में इस बात का भ्रम है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगाई तो उनकी मौत हो सकती है। नूह के एक वैक्सीन सेंटर में 4 दिन से कोई वैक्सीन लगाने नहीं पहुंचा। स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन से भरा डिब्बा लेकर जाते हैं और वैसे के वैसे ही भरा डिब्बा लेकर वापस लौट आते हैं। मेवात के नगीना में आज तक की टीम इस वक्त मौजूद है। मैं उस वैक्सीनेशन सेंटर में हूं जहां पर ये बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन कराने के लिए बहुत कम लोग यहां पर आ रहे हैं। राज्य में इस जिले में सबसे कम वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग निकल रहे हैं। वजह अलग अलग बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि लोगों में इस बात का भ्रम है कि अगर वैक्सीन लगा लिया तो उनको दिक्कत हो सकती है। हालात ये है कि मुस्लिम बहुल्य जिले में प्रशासन ने मौलवियों से संपर्क साधा। अब मस्जिद से वैक्सीन लगवाने के लिए बार बार अपील की जाती है, अफवाह से दूर रहने की हिदायत दी जाती है। वैक्सीन लोग लगवा नहीं रहे, यहाँ क्या वजह बताई जा रही है? नहीं लगवा रहे हैं। मैंने खुद वैक्सीनेशन लगवाया है, हमारे बहुत से बड़े आलिमों ने लगवाया है, जिम्मेदारों ने लगवाया है और लोग लगवा रहे हैं। लेकिन हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो अफवाह फैला देते हैं या डरा देते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त समाज से भी सब लोगों से कि डरें नहीं, अफवाहों पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए महकमा सेहत के स्वास्थ्य महकमे का साथ दें, हुकूमत की गाइडलाइन का पालन करें और अपनी बारी आने पर हर एक वैक्सीन लगवाएं।
इलाके का कम्युनिटी रेडियो भी लोगों को समझाने में लगा हुआ है। कोरोना से सिर्फ वैक्सीन ही बचा सकता है। आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं और आपको फौरन वहाँ पे वैक्सीन लगा दी जाएगी। देखिए, रेडियो इस तरह से काम कर रहा है कि जो यहाँ पे लोकल लोग हैं, यहाँ पे जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है, उनकी आवाज हमने रिकॉर्ड की है और उनके खुद के मैसेज अल्फाज मेवात का जो नंबर है उस पर रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो मैसेज हम बार बार रेडियो से चला रहे हैं। क्योंकि जब कोई मैसेज लोकल लोगों के कानों में पड़ता है तो ये बात होती है कि जब फला गांव का बंदा लगवा के आया है और उसको किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों ना मैं भी वैक्सीनेशन कराऊं। एक और जहां शहरों में वैक्सीन की भारी कमी है, लोगों को स्लॉट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं नूह जैसे शहर भी हैं जहां वैक्सीन सेंटर में सन्नाटा है। लोग कोरोना से तो बेफिक्र हैं, इससे बचाने वाली वैक्सीन से भी खौफजदा है। नूह से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के लिए कम से कम एक राहत भरी खबर। 78 दिन बाद यहां पर कोरोना के नए मामले 500 से नीचे आ गए। मुंबई में भी कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। 88 दिन के बाद मुंबई में कोरोना से मौत के आंकड़े 30 से नीचे आ गए हैं। दिल्ली और मुंबई में कोरोना ने बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है। दोनों महानगरों में महामारी की दूसरी लहर लगातार सिमटती जा रही है। दिल्ली में कोरोना के नए केस काफी दिन बाद 500 से नीचे आ गए, तो मुंबई में नए बीमार 1000 से कम हो गए। दिल्ली में 78 दिन बाद कोरोना के नए मामले इतने कम हुए हैं। इससे पहले 16 मार्च को 500 से कम नए मामले सामने आए थे, जो दूसरी लहर में 20 अप्रैल को 28,395 तक जा पहुंचे थे। अब जाकर 24 घंटे में नए मामले 487 तक आए हैं। राजधानी में कोरोना से मौत के आंकड़े भी तेजी से कम हो रहे हैं। 11 अप्रैल के बाद 24 घंटे में महामारी से 50 से कम लोगों की जान गई। 3 मई को एक दिन में 448 ने अपनी जान गंवाई थी। दिल्ली के लिए राहत की बात तो है ही कि कोरोना की रफ्तार थम रही है, खासतौर पर तब जब 4 दिनों से लगातार पॉजिटिविटी रेट 1% या उससे नीचे है। लेकिन यह रफ्तार थम तब रही है जब पूरी की पूरी दिल्ली थमी हुई है, सारे बाजार मॉल्स बंद हैं। बस डर इतना सा है कि कहीं सब कुछ खुला तो फिर कोरोना का ग्राफ ऊपर न चला जाए। मुंबई में भी कोरोना लगातार कम होता जा रहा है। मुंबई में 2 मार्च के बाद कोरोना के नए केस 1000 से कम आए हैं। 3 अप्रैल को यह आंकड़ा 11,000 के पार हो गया था, अब जाकर 961 पर थमा है। मुंबई में मौत के कहर से भी राहत मिली है। यहाँ कोरोना से मरने वालों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। 88 दिन बाद एक दिन में मौत की संख्या 30 तक आई है। 8 मार्च को कोरोना से 22 लोगों की जान चली गई थी, जो कि 15 मई को जाकर 187 तक पहुंची थी। और 3 जून को कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा कम हुआ और ये 27 तक आकर सिमटा। मुंबई में रिकवरी रेट अब 95% हो गया है। डबलिंग रेट 500 दिन तक आ गया है। एक्टिव केसेस बस 16,000 के आसपास हैं। कंटेनमेंट जोन्स और एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स की संख्या भी बहुत ज्यादा कम हुई है। ऐसे में आम जनता उम्मीद कर रही है क्या मुंबई वासियों को और राहत मिलेगी, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है ज्यादा राहत देना इस वक्त घातक भी साबित हो सकता है। लोकल ट्रेन्स अभी नहीं खोली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री खुद हर एक डिस्ट्रिक्ट की रिव्यू करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक है। संक्रमण दर में ऐसी तेजी आई कि अस्पताल के बेड कम पड़ गए। लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिरने लगे। इलाज के बिना कई लोगों की जान चली गई। दूसरी लहर अब कमजोर पड़ी है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। सावधानी अभी भी जरूरी है। दिल्ली से कुमार कुणाल, मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको मुंबई के कोविड सेंटर लिए चलते हैं, जहां डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ ने मरीजों के साथ पीपीई किट में जमकर डांस किया।
दरअसल जंबो कोविड सेंटर है जिसको 1 साल पूरा हो गया है बने हुए। इसी मौके पर ये तमाम डॉक्टर्स और नर्सेस खुशी से झूमते हुए नजर आए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ अब भी जंग लड़ी जा रही है और इनका जज्बा किसी से छुपा नहीं है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट आई है और धीरे धीरे लॉकडाउन की सख्ती को कम किया जा रहा है। लेकिन कल लॉकडाउन में ढिलाई को लेकर आपदा मंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। पहले मंत्री ने किया अनलॉक का ऐलान, फिर सीएम दफ्तर ने कहा जारी रहेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में अनलॉकिंग पर बड़ा कंफ्यूजन। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को करीब 2 महीने होने वाले हैं। कोरोना केस में गिरावट के बाद जो लोग लॉकडाउन से राहत की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने खुशखबरी दी थी कि आज से अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा था कि यह अनलॉकिंग एक साथ नहीं, धीरे धीरे 5 स्तरों पर होगी। लेवल 1 में जो जिले हैं जहां पॉजिटिविटी 5% से कम है और 25% से कम ऑक्सीजन बेड घिरे हैं, ऐसे 18 जिलों से लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। यहां कोई पाबंदी नहीं रहेगी। 5 लेवल हमने बनाया है। जो डिस्ट्रिक्ट में जिस स्थिति में आज के ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी और उसमें पॉजिटिविटी जो रेट है, उस आधार पर 5 लेवल बनाया। पहले लेवल पे हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे, उस डिस्ट्रिक्ट में पूरा हमने रिस्ट्रिक्शन जो है लॉकडाउन है हटाने का निर्णय लिया। सेकंड लेवल पे मैक्सिमम हमने लॉकडाउन में सुविधा प्रदान की है। लॉकडाउन रिलीफ करने आपने 50% पे लाने का ही किया है। तीसरे और चौथी और 5वीं लेवल जो है, इसमें रिस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत है। 5वीं लेवल में तो पूरा रेड जोन रहेगा। कांग्रेस के कोटे से आने वाले मंत्री ने ये भी बता दिया कि मुंबई लेवल 2 में है, इसलिए अभी उसे पूरी तरह से अनलॉकिंग के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही मिनटों के भीतर मुख्यमंत्री दफ्तर से एक बयान आ गया, जिससे अनलॉकिंग को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। बयान में बताया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रस्ताव विचाराधीन है। ब्रेक द चेन के तहत प्रतिबंध धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के आपत्ति व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने 4 बजे मुंबई में ये घोषणा की कि महाराष्ट्र में 5 फेजेज में लॉकडाउन हटाया जाएगा। उसके कुछ ही मिनटों बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्यालय से ज्ञापन आता है। इसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि लॉकडाउन हटाने के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इसके 1 घंटे बाद विजय वडेट्टीवार फ्लाइट से नागपुर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर पत्रकारों को बताते हैं कि सिर्फ इन प्रिंसिपल निर्णय हुआ है, अभी तक अंतिम निर्णय घोषित होना बाकी है। सीएम दफ्तर से बयान आया तो विजय वडेट्टीवार भी बैकफुट पर आ गए। उन्होंने सफाई दी, अभी अनलॉकिंग पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। नाही, गफलत वगैरे काही नाही। एसडीएमएनी मीटिंगमध्ये बैठकीमध्ये 5 लेवल ठरवण्यात आले। त्याला तत्वतः या 5 लेवलला मान्यता दिलेली आहे। ज्या भागातील जनतेने सहकार्य केलेलं आहे त्या भागातील लॉकडाऊन या टप्प्याप्रमाणे कमी करायचा हा आपण धोरण ठरवलेला आहे आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री असताना याला तत्वतः मान्यता दिलेली आहे। परंतु या संदर्भातलं अंतिम आदेश मुख्यमंत्री महोदय काढतात। महाराष्ट्र में कोरोना से 95,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। कल महाराष्ट्र में कोरोना के 15,229 नए केस आए, जबकि 307 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना के 2,04,000 एक्टिव केस हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में स्थिति सुधर रही है, लेकिन सरकार जल्दबाजी में नहीं है। फिलहाल सूबे में 15 जून तक लॉकडाउन है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।